सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और आरती आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। सोनाली आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। क्या हालचाल है? बिल्कुल ठीक। मजे में है? बिल्कुल मजे में है और बस एंजॉय कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं इस मौसम का। जैसे कि कभी कभी बारिश हो जाती है तो कभी हल्की हल्की धूप खिलने लगती है। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हाँ कि धूप को हम मिस कर रहे हैं या कोई हम बारिश को मिस कर रहे हैं कि दोनों आराम से चल रही है बस लगातार। और विविध भारती से जुड़े हुए हैं तो और भी आनंद है साथ में। बिल्कुल। और हम बता दें अपने जो श्रोता मित्र हैं उनको कि आज हम कौन कौन से विषय लेकर आए हैं। नेकी और पूछ पूछ। तो हम आज लेकर आए हैं घर या पुराने सामान का गोदाम जो अक्सर हमारा घर बन जाता है सोनाली। यानी हर घर का यही हाल होता है ना? बिल्कुल। यानी हम थोड़े से ना लालची हो जाते हैं उस वक्त कि अरे ये प्लास्टिक की बोतल है, अरे काम में आ जाएगी। बिल्कुल यही होता है सोनाली। सच बताऊं, अगर जब हम घर साफ कर रहे होते हैं ना उस समय हम सोचते हैं कि चलो सफाई कर दे, जो बेकार के सामान है वो फेंक देंगे, लेकिन वो चीज जो होती है ना वो हो नहीं पाती है। घर में का कोई एक सदस्य कह देता कि रुको रुको फेंको मत, फेंकना मत। पुराने टायर कह लीजिए, प्लास्टिक की थैलियां तो ऐसी होती है, उन्हें तो हम खास तौर पे संभाल के रखते हैं। हाँ, अरे नहीं फेंकना मत, कुछ फेंकना होगा, कुछ देना होगा, कुछ करना होगा। या फिर जब हम रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं तो उसके जो प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं वो भी हम जमा करके रखते हैं कि कोई रिश्तेदार आएंगे तो उनको हमके कुछ भर के देना होगा हमें, तो उसमें हम भर के देंगे। तो ऐसे ही हम लोग स्वार्थी हो जाते हैं, पर ये बहुत कह लीजिए कि गलत आदत है, क्योंकि हमारा घर जो है पुराने सामान का गोदाम बन जाता है। तो इस विषय पर हमारे श्रोताओं ने भी भर भर के कमेंट्स लिखे हैं। जी हाँ, तो हम जानेंगे उनका अनुभव क्या है घर का, वो कितने लालची बनते हैं या नहीं बनते हमारी तरह, या फिर वो अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं और बिल्कुल तुरंत से सामान फेंक देते हैं। बिल्कुल। और हम साथ में लेकर आए हैं सखी विशेष के अंतर्गत हेमलता अन्नामलई, जो कि सह संस्थापक हैं एमपीआर व्हीकल्स की। उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और हल्की फुल्की बातें, इसमें पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी। अरे ये तो सच में ऐसा विषय है ना कि मजेदार। हाँ, सखा हमारे बताएं, खास तौर पर हम सखाओं से अपने कहेंगे वो बताएं अपने अनुभव कि वो कैसी, वो जब सब्जी लेकर आते हैं बाहर से या फल लेकर आते हैं तो घर में क्या होता है, मतलब कुछ ऐसा उनकी डांट पड़ती है या फिर खुश हो जाते हैं। कल ही तो भिंडी की सब्जी खाई थी, फिर आज भिंडी उठा के लेके आ गए। या फिर करेले सब नहीं खाते तो भी 1 किलो करेले लेकर आ गए। इस तरह से होता है, हर घर का माहौल होता है। और फिर पत्नी जी को, यानी जो घर की जो होती है श्रीमती जी, उन्हें लगता है अरे यार इन्हें फालतू ही कह दिया सब्जी लाने के लिए। बिल्कुल, फल लाएंगे तो वो एकदम से मुरझाए हुए से, है ना, जो खाते ना बने कि उनको रखो, उनको सहेज के रख भी नहीं सकते, फेंक भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते। बिल्कुल। तो इस तरीके के आप अपने अनुभव बताइए हमें, ताकि हम भी आपके साथ में वो हंसी को साझा कर सकें। वो चटपटे अनुभव होंगे, चुटीले अनुभव होंगे, तो हमें भी बहुत मजा आएगा, हम भी हंसेंगे उन अनुभवों को पढ़ के। बिल्कुल। और साथ ही हम बात करेंगे मुहावरों की। तो आज हम जो मुहावरा लेकर आए हैं सोनाली, वो है घाव पर नमक छिड़कना। बहुत अक्सर होता है बहुत लोगों में, यानी कि ऐसा होता है ना कि कभी किसी के बच्चे का रिजल्ट थोड़ा सा बिगड़ गया है तो जानबूझ के लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, बच्चे का रिजल्ट क्या हुआ। पता होता है कि उससे थोड़े कम नंबर आए हैं या फिर अनुत्तीर्ण हो गया है। बहुत से लोगों की आदत होती है, पर ये बहुत गलत आदत है। तो आपके अनुभव भी साझा कीजिए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? आपने तो कभी ऐसा नहीं किया किसी के साथ? जी। तो ये सब हम लेके विषयों पे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करते हैं गीत से। सुनते हैं गीत। पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक
पायल तू होठ दबाए बदन को चुराए नाजुक कमर से लगाए अदा की कटारी जालिमा तेरे की धीरे धीरे तू मेरे गले पर ये बाहों के खंजर जाए कि दिल मेरा लेकर समझ के अनाड़ी बालमा रोज रात को यूं बांधेगी लटों की डोरी हो डोरी काली पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी काली पलक पिया मोरी लगी है थोड़ी थोड़ी एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी काली पलक तेरी गोरी अच्छी हुई मेरी चोरी के एक दिल खोया तो एक दिल पाया ऐसे कोई पास आया कि आ गया लुटने का मजा अच्छी तेरी मेरी जोड़ी के लुट गए दोनों तो बस गए दोनों हंस के लिपट गए दोनों हुआ जब वादा प्यार था रोज रात को मिलेंगे चंदा और चकोरी चकोरी काली पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी किसकी घर चोरी करने जा रही है चोरनी हम वैसे घरों में चोरी नहीं करते हम दिलों की चोरी करते हैं ये तो आपने बहुत सही बात कही है ना बिल्कुल तो आज हम अपनी एक बहुत ही अच्छी सखी समझ लीजिए सखी विशेष की हम बात करने जा रहे हैं प्रेरणादायी बिल्कुल जिन्होंने जो प्रेरणा का काम किया है इतना अच्छा काम किया है कि हम लोग को उनसे सीखना चाहिए कि हम अपने जीवन में किस तरीके से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं तो और हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि हमें इंतजार रहता है हर बार इस तरह की जब आप प्रेरणादायी कहानी बताते हैं तो सचमुच हम महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए भी एक प्रेरक बात होती है बिल्कुल और क्योंकि इस तरीके की जो जब हम लोगों के बारे में जानते हैं ऐसे व्यक्तित्व के बारे में समझते हैं तो क्या रहता है ना कि हमें भी ये इस बात का एहसास होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं है ना? तो आज हेमलता अन्नामलाई जो सह संस्थापक है एम्पियर व्हीकल्स की तो आज हम बात कर रहे हैं इनके बारे में जो कि भारत की उन महिला उद्यमियों में से गिनी जाती है जिन्होंने उस समय इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कदम रखा जब भारत में ई मोबिलिटी अपने शुरुआती दौर में थी और हेमलता का जन्म तमिलनाडु के सलेम में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था उनके पिता एक प्रोफेसर और माँ शिक्षिका थी बिल्कुल उनका मानना है कि उनके बचपन का सबसे अच्छा पहलू वो स्वतंत्रता थी जो उनके माता पिता ने उन्हें दी थी इसी स्वतंत्रता ने उन्हें अपनी रुचि के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और हेमलता ने कोयम्बटूर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है और इसके बाद हेमलता ने ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IMIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की और हेमलता ने लगभग
27 वर्ष की उम्र में उद्यमिता की शुरुआत की। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में आने से पहले उन्होंने प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग टूर और टिकटिंग और टैलेंट एक्विजिशन जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया। बिल्कुल। और इस कारण उन्हें एक सीरियल एंटरप्रेन्योर के रूप में भी जाना जाता है कि उन्होंने बहुत सारे काम पहले करके देखे। ऐसा नहीं कि एकदम से उनको सफलता हाथ लग गई। बहुत सारे कामों को उन्होंने आजमाया, बहुत सारी चुनौतियों को उन्होंने झेला। और उनका कहना है कि उद्यमिता के क्षेत्र में हर नया दिन अपने साथ नई चुनौतियों और विजय को लेकर आता है, लेकिन मिलने वाला अनुभव अनमोल होता है। बाद में जब वो अपने पति के साथ जापान यात्रा पर गईं, वहां एक सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों और आंतरिक दहन इंजन के भविष्य पर हुई चर्चा ने उन्हें काफी प्रभावित किया। और उन्हें महसूस हुआ कि भारत में भी कम लागत वाली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बड़ी संभावना है। इसी बात ने उन्हें एम्पियर इलेक्ट्रिक की नींव रखने के लिए प्रेरित किया। उनका उद्देश्य केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना नहीं था, वे एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित करना चाहती थी जो सस्ती, उपयोगी और ग्रामीण के साथ छोटे शहरों के लोगों के लिए भी व्यवहारिक हो। जी, और उनकी कंपनी ने इलेक्ट्रिक साइकिल, स्कूटर, 3 पहिया और विभिन्न उपयोगों के लिए लोड कैरियर जैसे वाहन विकसित किए। किसानों, दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद उन्होंने विकसित किए थे। और कंपनी ने कचरा संग्रहण और अन्य उपयोगों के लिए इलेक्ट्रिक लोड कैरियर विकसित किए। और उनकी उद्यमशीलता की एक खास विशेषता थी कि उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को केवल बड़े शहरों और उच्च आय वाले ग्राहकों तक सीमित नहीं माना। हेमलता का मानना था कि इलेक्ट्रिक वाहन भारत के लिए केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि ऊर्जा, बचत, रोजगार और सामाजिक विकास का माध्यम भी बन सकते हैं। जब हेमलता ने इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण शुरू किया, तब भारत में ईवी उद्योग आज की तरह विकसित नहीं था। बिल्कुल। उनके सामने कई चुनौतियां थीं, जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति सीमित जागरूकता, उपभोक्ताओं का पारंपरिक पेट्रोल वाहनों पर भरोसा, बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण घटकों की उपलब्धता, निर्माण क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता विकसित करना, निवेश और पूंजी जुटाना, कुशल कर्मचारियों और टीम का निर्माण करना, ग्रामीण बाजार में नई तकनीक को स्वीकार करवाना। और खास बात तो ये थी कि हेमलता का शुरुआती अनुभव ये था कि गैर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में था। इसके बावजूद उन्होंने निर्माण क्षेत्र में प्रवेश किया और टीम के साथ तकनीकी ज्ञान विकसित किया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि महिलाएं केवल सेवा क्षेत्रों में नहीं, बल्कि निर्माण और तकनीकी उद्योग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बिल्कुल। अनुसंधान और विकास प्रारंभ से ही हेमलता की कंपनी की रीढ़ रहा है। इसके अलावा उनकी टीम ने बैटरियों के जीवन को बढ़ाने में उपयोगी एक चिप का भी निर्माण किया है। इस स्टार्टअप का दावा है कि ये तमिलनाडु और केरल में जो दिव्यांगजन है उनके लिए इलेक्ट्रिक वाहन तैयार करने वाली पहली कंपनी है। क्या बात है। और इसके अलावा एम्पियर ने कताई और कपड़ा मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए त्रिशूल नाम का एक विशेष वाहन भी तैयार किया है। उनकी कंपनी ने लगभग 40% महिलाएं काम करती है। उनकी कंपनी के 3 पेटेंट रजिस्टर हो चुके हैं और भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर से जुड़े इंडियन वुमेन इन STEM प्रकाशन ने उन्हें एंटरप्रेन्योर, एंजल इन्वेस्टर एंड मेंटर के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसमें उनके सामाजिक दृष्टिकोण और रोजगार सृजन पर भी जोर का भी उल्लेख है। वो ग्रीन कॉलर और एग्रीटेक सॉल्यूशंस की फाउंडर और वाइस चेयर के रूप में उल्लेखित हुई हैं। उनकी कहानी केवल एक कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि तकनीक, पर्यावरण, रोजगार और सामाजिक जिम्मेदारी को एक साथ लेकर चलने वाली उद्यमिता का उदाहरण है। और अब लेते हैं एक ब्रेक।
सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। उड़ जाऊं मैं दुल्हन जैसा आसमां धरती पर ले आऊं मैं। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। हमारा तो दिल यही लगता है। सही बात है, क्योंकि नहीं इतनी अच्छी अच्छी कमेंट, इतनी अच्छी चीज से अपनी बातें, अपनी यादें साझा करते हैं ना जब सारे श्रोता, तो बहुत अच्छा लगता है उसे पढ़ के उनके साथ में एकदम उस चीज को साझा करते हुए ना। आज तो आरती मैं सारे श्रोताओं के साथ सब्जी मंडी पहुंच गई हूँ। हाँ सच में कितने अच्छे तरीके से सबने लिखा हुआ है ना। अरे इतने मजेदार कमेंट्स है कि यहीं पे पढ़ते पढ़ते ही मैं हंसकर लोटपोट हो गई। एक हमारे साथी ने लिखा है कि भाई पुरुष और सब्जी की खरीदारी, हमारे घर सब्जी मेरी वाइफ ही खरीदती है, पर कई बार सब्जी लाना हो तो तो मुझे कॉल करके कहती है इतनी सब्जियां लेकर आना, लेकिन साथ में कौन सी सब्जी और कैसी क्या ये देखकर परख कर लेके आना है, इसका पूरा ब्यौरा वर्णन भी करती है। जैसे कि बैंगन छोटे गोल और वजन में हल्का हो, ऐसे लाना ताकि अंदर बीज ना हो, होल नहीं होना चाहिए वरना अंदर से सड़ा निकलेगा, टमाटर थोड़े कच्चे थोड़ा पका हो, नींबू पतली स्किन वाले लाना और वो जो भाव का है उतना नहीं देना, थोड़ा कम करवाना, साथ में कड़ी पत्ते की 3-4 डंडी मांगना, वो दे देते हैं। वो बात अलग है कि डर के मारे भाव कम नहीं करवाता और कड़ी पत्ते इसके पास नहीं तो ऐसा करके फ्री में नहीं लाता। बहुत अच्छी बात। सब उन्होंने अच्छे से बता दिया सब कुछ। तो अब हम एक और अपने श्रोता का लेते हैं मैसेज। वो कहते हैं कि असली परीक्षा तब होती है जब पुरुष थैला लेकर घर लौटते हैं और घर की होम मिनिस्टर पत्नी हो या माँ हो उसका मुआयना करती हैं। सजा की शुरुआत कैसी होती है, ये भिंडी लाए हो या लकड़ी, इतनी कड़क है, ये टमाटर तो आधे गले हुए हैं, और बचाव में क्या तर्क मिलता है, पुरुष तुरंत डिफेंस मोड में आ जाते हैं। अरे वो तो सबसे अच्छी दुकान से लाया था, उसने ही चुन कर दिया है, जबकि सब्जी वाले ने उन्हें आसानी से पुराना स्टॉक थमा दिया होता है। और एक साथ ही कहते हैं मुझे सब्जी लाना पसंद नहीं है, पर सब्जी कोई ला कर दे दे तो मैं अच्छी तरह साफ कर संभाल कर तरीके से रखना बहुत पसंद है। मेरे पति भी सब्जी की बहुत अच्छी खरीदारी करते हैं और बेटा भी करता है। मॉल संस्कृति में तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही बात कही है। और एक और मैं श्रोता जो लिखते हैं कि पुरुषों के द्वारा साग सब्जी की खरीदारी, भाई पूरे साग सब्जी की खरीदारी तो कर ही लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी कभार क्या होता है पूरी सब्जियों को बिना देखे ले आते हैं, जिससे सब्जियां कभी कभार खराब भी निकलती
होती हैं उससे समय पुरुषों पर बड़ा ही गुस्सा आता है और साथ ही साथ लगता है कि इसे सब्जी लाने से कहने से अच्छा है कि हम खुद ही सब्जी लेने के लिए चले जाएं। ऐसे मेरे घर में तो कितनी बार हुआ है और ऐसा जब भी हुआ है मुझे कुछ की जगह कुछ और ही बनाना पड़ा है। यानी प्लानिंग उन्होंने कुछ बनाने की कर रखी थी लेकिन वो वाली सब्जी आई नहीं तो कुछ और ही बनाना पड़ा। हल्की फुल्की बातों में पुरुष के द्वारा सब्जी और साग सब्जी की खरीदारी, भाई पूरे साग सब्जी की खरीदारी तो कर लेते हैं, मतलब वो इन्होंने इसी चीज को लिखा है वापस से। एक साथी कहते हैं कि भाई पढ़ना चाह रही? नहीं आप पढ़िए। एक साथी कहते हैं सब्जी खरीदने की जिम्मेदारी श्रीमान जी पर है और कभी कभी मुझे भी जाना पड़ता है क्योंकि एक सब्जी जब बार बार लेकर आते हैं तब उनको बोलना पड़ता है अब इस सब्जी को कुछ दिन पहले ही तो खाया था, अगली बार साथ में चलना। वैसे सब्जी खरीदते हैं, पहले हमारे यहाँ खेत था तो सब्जी बिल्कुल ताजी मिलती थी और इसलिए श्रीमान जी को सब्जी का अनुभव अच्छा है तो सब्जी अच्छी ही लाते हैं। मैं साथ में हुई तब भी हम पसंद करते हैं, यानी देखिए दोनों मिल के जाते हैं। ये कितनी अच्छी बात है ना कि सब्जी के बहाने दोनों क्वालिटी टाइम बिताते हैं। बिल्कुल। और साथ ही हमारे एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि पुरुषों के लिए सब्जी खरीदना किसी एडवेंचर ट्रिप से कम नहीं है। वो पूरी ईमानदारी, लॉजिक और वफादारी से सब्जी खरीदते हैं। भले ही घर आकर उन्हें थोड़ी डांट सुननी पड़े लेकिन ये नोक-झोंक की भारतीय परिवारों के रोजमर्रा के जीवन को खुशनुमा और मजेदार बनाती है। क्या बात है। और एक साथी भी लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी आपको जानकर खुशी होगी कि सखी सहेली प्रोग्राम के सखा यानी मुझे साग सब्जी की खरीदारी में माहिरता है, इसलिए घर की होम मिनिस्टर मेरी धर्मपत्नी ने ये डिपार्टमेंट मुझे ही दे रखा है। साग सब्जी फल अच्छी क्वालिटी के सही नापतोल के सही भाव और सब्जियों के अनुसार क्वांटिटी की खरीदारी करना। आलू प्याज टमाटर लहसुन और कुछ फल होलसेल रेट में ज्यादा क्वांटिटी में सब्जी मंडी से लेकर आता हूँ ताकि सब्जियों और फलों के साथ साथ बजट का भी ध्यान रखते हैं। खरीदना बच्चों को भी यही खरीदारी का तरीका सिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा। और साथ ही एक और श्रोता जो लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी एक ऐसा विषय है जिस पर हर घर में एक अलग कॉमेडी शो चलता है। ये एक ऐसा घरेलू मिशन है जहां पुरुष अपनी समझदारी का इस्तेमाल तो पूरा करते हैं लेकिन नतीजा अक्सर उम्मीद से अलग होता है। कई बार धनिया और पुदीना में उन्हें अंतर समझ नहीं आता। लौकी और तोरई जैसी सब्जियां चुनते समय वो थोड़ा संकोच करते हैं। वो अक्सर दुकानदार पर ही भरोसा करके थैला भर लेते हैं। एक ने लिखा है कि जेंट्स ये सब्जी मंगवाना तो उन्हें क्वालिटी के बारे में नहीं पता होता कि कौन सी सब्जी कितनी मात्रा में लेना चाहिए। जो एक पाव चाहिए वो आधा किलो होगी और जो आधा किलो चाहिए वो एक पाव ही लेकर आती है। बिल्कुल होता है घर में कि घर में करेला बहुत कम लोग खाते हैं और जो कुछ पुरुष उन्हें मालूम नहीं होता 1 किलो करेला उठा रहा है। या फिर भिंडी की सब्जी वो पाव भर लेके आ गए तो भिंडी तो पाव भर में कुछ होना ही नहीं है। पर अब हमें गीत सुनना है। बिल्कुल गीत सुनना है। देखने में भोला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चिन्ना। देखने में भोला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चिन्ना। गली गली गाँव की रे जागी है सोते सोते, गली गली गाँव की रे जागी है सोते सोते। फिर से लागे है ऐसा, फिर से लागे है ऐसा, हुए हम छोटे छोटे। संग लेके आया है मेरा बचपना, बम्बई से आया है बाबू चिन्ना। देखने में भोला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चिन्ना। निकी मुन्नी नूर बेगम उसे ना बनाना जी, निकी मुन्नी नूर बेगम उसे ना बनाना जी। हसीनों का शहजादा है, हसीनों का शहजादा है, हसीना उड़ाना जी। दिल उड़ा ले जाएगा छोड़ो बचपना, बम्बई से आया है बाबू चिन्ना। देखने में
तो आप किनकी बात लेने जा रही हो? हाँ, सोनाली? आपके हाथ में है, कुछ कमेंट्स पढ़ दीजिए। तो हम एक श्रोता है जो लिखते हैं कि मैडम जी तो सब्जी खरीदने कभी बोल रहे हैं कि मैं तो सब्जी खरीदने कभी नहीं जाता हूँ, डर लगता है सब्जी थोड़ी भी गलत आ गई तो डांट पड़ेगी। मतलब ये बता रहे हैं कि इनको डांट के डर से ये कभी लेने जाते ही नहीं है सब्जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे घर के ठीक नीचे कुछ सब्जियों की दुकान लगी हुई है और मेरे इतनी उम्र का अनुभव मुझे ये कहता है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी घर की स्त्री हो कि पुरुष हो, सब लोग सब्जियां चुन चुन कर ही खरीदते हैं। लेकिन अंत में शाम के 7-8 बजे तक जब वो ठेले वाला अपने घर लौटता है तो उसके ठेले में एक भी सब्जी, एक भी फल नहीं बचा होता है। तो कभी कभी मुझे इस बात से बहुत आश्चर्य मालूम होता है कि मुझे अनूठी भी लगती है ये बात कि जब लोग चुन चुन कर फल सब्जियां घर ले जाते हैं तो आखिर में जो कुछ फल और सब्जी जिनका सभी ने अस्वीकार किया हो वो छूट जानी चाहिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है और सब कुछ बिक जाता है। चलिए, कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली और हमारे एक साथी लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी। भाई, एक समय था जब पिताजी के साथ साग सब्जी खरीदने के लिए मंडी में जाया करता था। मंडी कुछ ही दूर पर थी और थोक मूल्य पर 2.5 किलो से कम सब्जी सट्टी में मिला ही नहीं करती थी, इसलिए हर तीसरे दिन जाना पड़ता था। और वहीं से जो यात्रा मंडी की शुरुआत हुई वो आज तक कायम है। पिताजी तो नहीं रहे लेकिन उनकी सीख रह गई, जबकि फुटकर बहुतेरे मोल भाव हुआ करते थे। एक साथी कहते हैं कि साग और सब्जी खरीदने का अनुभव तो बचपन से ही था कि 1974 में दूर संचार विभाग में नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैं और मेरा सहकर्मी, हम दोनों किराए के रूम में पार्टनर थे। उस रूम के साथ एक किचन भी हमें उसी रेंट में साथ में मिला था। उसका उपयोग करते हुए हम खुद रसोई बनाने लगे थे। हमारी ड्यूटी रोटेशनल हुआ करती थी, एक ड्यूटी सुबह की होती थी तो दूसरे की शाम की ड्यूटी एडजस्ट कर लिया करते थे। सुबह सब्जी मंडी से साग और सब्जी खरीद लेकर आते, शाम की ड्यूटी वाला दोपहर की और सुबह की ड्यूटी वाला शाम की रसोई बना लेता था। कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल मिलजुल कर। और साथ ही एक और श्रोता जो कहते हैं कि पुरुषों द्वारा साग सब्जी की खरीदारी करना एक मजेदार और अनोखा अनुभव होता है जिसमें उनके स्वभाव की सादगी और उलझने दोनों साफ दिखती हैं। पुरुष घर से मिली सब्जी की लिस्ट को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वो पर्ची पर लिखी हर चीज को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। लिस्ट के बाहर की कोई नई सब्जी वो खुद से नहीं चुनते। मनपसंद चीज न मिलने पर वो तुरंत घर में फोन करते हैं कि भाई ये चीज नहीं मिल रही है, अब क्या कर सकते हैं। ये अच्छा ऑप्शन है ना? बिल्कुल, डांट खाने से अच्छा ऑप्शन है। पहले बात कर लीजिए आप। एक साथी कहते कि पुरुष और साग सब्जी खरीदना, हमारे घर में पुरुष वर्ग ही ज्यादातर सब्जी खरीद के लाते हैं और पूरे मार्केट घूम घूम के सब्जी खरीदना, अच्छी सब्जी लाना पुरुष वर्ग बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। हम महिलाएं भी करते हैं, पर मेरा अपना मानना है कि पुरुष वर्ग अच्छी खरीदारी करते हैं, मैं ऊब जाती हूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कभी साग सब्जी खरीदना घर की महिलाओं की जिम्मेदारी माना जाता था, लेकिन अब समय बदल रहा है। आज पुरुष भी पूरी उत्साह से सब्जी मंडी या बाजार में साग सब्जी खरीदते हुए नजर आ जाते हैं। पुरुषों की सब्जी खरीदारी का अपना ही अंदाज होता है। कोई दुकानदार से भाव ताव करने में माहिर होते हैं तो कोई बिना मोल भाव किए बस अच्छी सब्जी लेकर घर लौट आते हैं। कुछ लोग मोबाइल पर घर से आई लंबी सूची को देखकर सब्जी खरीदते हैं तो कुछ पुरुष अपने हिसाब से बढ़िया सब्जी खरीद लाते हैं। तो चलो, अच्छा है कि भाई कुछ भी हो पर सब्जी खरीद कर लाना है और उसे साफ धो के घर में पकाना है, तभी तो हम सभी स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ मनोरंजन के लिए गीत भी जरूरी है, सुनना है।
रानी साहिबा बताइए। एक हमारे साथी ने लिखा है हाँ। कि जब मैं सब्जी लेकर आता हूँ तो मेरी पत्नी बहुत क्रिटिसाइज करती है। तो रानी है ना वो। इसीलिए। और वैसे भी कहा है ना कि निंदक नियरे राखी है, तो भाई ऐसे क्रिटिसाइज होते धीरे होते धीरे होते बिल्कुल। बहुत अच्छी सब्जी लेकर आने लगेंगे आप। बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। और अब हम अपने अगले विषय पे आ जाएं, जो है घर को हम पुराने सामानों का गोदाम ना बनाएं। एक हमारे साथी लिखते हैं, घर या पुराने सामानों का गोदाम, विषय तो बहुत अच्छा है। अक्सर हम घर में इतनी ज्यादा पुराने सामान जमा कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे घर के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है, हमारे किसी काम का नहीं होता है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका कोई पुराना सामान आपकी जरूरत का नहीं है, तो उसे किसी जरूरतमंद को देना बिल्कुल सही है। आप चाहे तो उसे रिसाइकलिंग कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, या उससे कोई नया सामान बना सकते हैं जो आपके काम आए। इससे भी घर पुराने सामानों का गोदाम नहीं बनेगा। घर में भी पुराने सामान जमा नहीं होंगे, साथ ही साथ आपका सामान भी उपयोग में आ जाएगा। इसलिए अगर सामान ज्यादा पुराना हो गया है तो आप के काम का नहीं है, तो आप इसे किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं या रिसाइकलिंग करवा सकते हैं। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोताएं जो लिखते हैं कि घर या पुराने सामान का गोदाम, इस विषय पर हमें आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर करता है। यह विषय हमें समय समय पर अपने घर की सफाई करते रहना चाहिए। जो सामान यानी पिछले साल से 1 साल से इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसे दान कर देना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए। घर को यादों और सुकून का मंदिर होना चाहिए, ना कि पुराने सामान का गोदाम। क्या बात है। एक साथी कहते हैं, इंटीरियर और सजावट के जानकारों के अनुसार जरूरत से ज्यादा सामान फ्लैट या घर को सुंदर दिखने के बजाय एक खिचड़ी या कबाड़ खाने जैसा बना देता है। ज्यादा सामान होने पर घर के कोने कोने की नियमित सफाई नहीं हो पाती, जिससे धूल, गंदगी और कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं। ये तो बात बहुत सही लिखी है इन्होंने। और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि घर में अनावश्यक और टूटा फूटा पुराना सामान जमा करने से हवा और रोशनी का आवागमन रुकता है, जिससे घर का माहौल भारी और तनावपूर्ण हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी अनुपयोगी चीजों को घर से जो चीजें होती हैं वो घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। इससे मानसिक अशांति और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। ये साइंटिफिक बात भी है, क्योंकि जब आप बहुत सारा सामान रखेंगे जमा करके, तो धूल मिट्टी भी जमा होगी, कोनों में जाले भी लग सकते हैं, तो उससे क्या हुआ, पूरा कॉकरोच हो जाएंगे, बिल्कुल कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और बुरा असर पड़ता है। जी। एक साथी लिखते हैं, घर को साफ सुथरा रखने के बजाय उसे पुराने सामान का गोदाम बना लेना मानसिक और वातावरणीय दोनों दृष्टियों से नकारात्मक प्रभाव डालता है। जो वस्तुएं पिछले 1 साल से इस्तेमाल में नहीं आई है, उन्हें या तो बेच दे या किसी जरूरतमंद को दान कर दे। नियमित डिक्लटर, घर को व्यवस्थित रखने के लिए महीने में 1 बार बेकार पड़े सामान की छटनी जरूर करें। बिल्कुल। और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि घर या पुराने सामान का गोदाम, ये विषय हमें बहुत कुछ सिखाता है, और साथ ही हमारा घर धीरे धीरे कब सामान के गोदाम में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। छोटी सी कोई चीज हाथ लगती है तो मन कहता है इसे फेंकना नहीं, कभी तो काम आएगी। जाने कितनी चीजें इसी उम्मीद में संभाल कर रख ली जाती हैं, लेकिन वो कभी आता ही नहीं। सामान बढ़ता जाता है, अलमारियां भरती जाती हैं और घर गोदाम बन जाता है। सामान संभाल कर रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर चीज को बचा कर रखना भी समझदारी नहीं है। जो चीज वर्षों से काम में नहीं आई है, उसे विदा करने में संकोच ना करें, शायद वो किसी और के लिए उपयोगी हो जाए और घर घर बन जाए। एक साथी लिखते हैं कि घर घर होता है, गोदाम गोदाम होता है, लेकिन बहुत सारा बेकार सामान घर में इकट्ठा होने लगे तो घर को गोदाम बनने में जरा भी देर नहीं लगती। पहले के जमाने में उपयोग में नहीं ले जाने वाली कुछ वस्तुओं को संभाल कर रखा जाता था, भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके, और घर भी बड़ा हुआ करता था, उसमें स्टोरेज करने की पर्याप्त जगह मिल जाती थी। आज उससे सब कुछ उल्टा है, न घर में इतनी बड़ी जगह है, न पुराने सामान का उपयोग है। आज यूज एंड थ्रो का जमाना है, जमाने के साथ चलने में ही समझदारी है। हमने देखी उन घरों की महकती खुशबू, बेकार की चीजें इकट्ठा कर इसे गोदाम का नाम ना दो। वाह, इन्होंने गाना ही बना दिया। और साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि बरसात के दिनों में घर की दीवारों, छतों के किनारों पर ढेर सारे जंगली पौधे भी उगाते हैं। इनमें भी जहरीले जो जीव जंतु रहते हैं वो रहते हैं। अगर आपको लगे कि पौधे फालतू हैं तो उन्हें वहां से हटा दें, उखाड़ कर फेंक दें। खासकर पीपल, बरगद के पेड़ ये बड़े होकर दीवारों को भी कमजोर करते हैं। अगर आपके पास जगह है तो इसे उखाड़ कर किसी दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। फेंकने की बजाय आप किसी दूसरी जगह पे लगा दीजिए जहाँ पे इसको ज्यादा जगह मिल सके उगने के लिए। एक साथी लिखते हैं कि अभी हमारे घर में यही चल रहा है, सब हटाओ, और हमने बहुत हटाया है। हम हर साल हटाते हैं, फिर कुछ जमा हो जाता है। पर एक बात हमारी अच्छी है, जब कुछ नया लेते हैं तो पुराना किसी जरूरतमंद को दे देते हैं ताकि उसका भी काम चल सके। जैसे हमने नई बेडशीट ली तो अब नहीं बिछा रहे, वो हमने अपनी मेट को दे दी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करते रहना चाहिए कि घर को अपने गोदाम बनने से हमें खुद ही बचाना है। और अब क्या करना है? एक गीत सुनना है। सुनते हैं गीत। नीता गमा नी
ता धिकता ता टिकता ता धिकता हिरता नंदन बन छुम छनन तछुम तछुम तक सिधा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति सुरंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी तो अब हम अपने एक श्रोता है उनका कमेंट ले लेते हैं जो लिखते हैं कि सभी पुरानी चीजों को स्टोर करना तो ठीक नहीं है, पर मैंने अपने जो दादी जी हैं उनके टाइम का जो तांबे का जो पीतल के जो सामान होते थे उनको हमने अच्छे से रख लिया है। तो इस तरीके से मतलब प्रिजर्व करके रखा हुआ है। वो बताते हैं कि इस तरह की चीजें इनको रखनी है, ये इस तरह की चीजें तो आप रख सकते हैं। ये ना बहुत उससे जुड़ी भावनाएं भी होती है ना, तो रखना भी चाहिए। और अब तो ऐसा हो रहा है ना चलन कि अब पुराने जमाने की जो चीजें है ना उसका ही महत्व बढ़ गया है कि पहले हम तांबे के बर्तन में पानी पीते थे, बीच के जमाने में बीच के समय में हम बहुत ज्यादा स्टील का इस्तेमाल करने लगे थे, अभी तो प्लास्टिक का इस्तेमाल करने लगे, पर अब फिर से लोग उसी की ओर बढ़ रहे हैं, फिर से तांबे पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो चीजें अच्छी हैं, इनको आप मत हटाइए, लेकिन बस आपको जो पुरानी जो इस तरीके की खासकर प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक की बोतलें, रद्दी के जो पेपर हैं, उसके बाद में जो खराब टायर होते हैं उसे भी हम सहेज कर रखते हैं। होता यूं है कि बरसात के दिनों में उसमें पानी भर जाता है, छत का पानी भर गया और फिर डेंगू मलेरिया होने लगता है। तो इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है कि भाई हमें सफाई भी इस तरह से करें कि हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहे हमारा। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता हैं जो कहते हैं कि कबाड़ वाली जगह पर धूल और नमी जमती है, जिससे कई तरह के जीव जंतु, सांप बिच्छू भी वहां पर डेरा जमा लेते हैं। लकड़ी के सामान में नमी के चलते फफूंद लग जाती है और कई तरह के बैक्टीरिया उसमें पनपने लगते हैं, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। बचपन से हम देखते हैं जैसी बारिश खत्म होगी लोग अपने अपने घरों की सफाई करने लगते हैं और दिवाली के पहले पुराने सामानों को कबाड़ी को बेच दिया जाता है और जरूरतमंद को दे दिया जाता है। तो मतलब आप पुराने कबाड़ को मत रखिए, उसको निकाल दीजिए। यानी दिवाली तक इंतजार मत कीजिए, हर 2 महीने में भी साफ किया तो बहुत अच्छा होगा। इससे
हमारा ही अच्छा होगा। बिल्कुल, घर भी साफ रहता है। थोड़ा जब देखेंगे ना, बहुत भरा भरा जो घर रहता है ना, वहां पे थोड़ा सा तनाव सा बना रहता है। आप खुद देखिए, अगर जितना हल्कापन रहेगा घर में, उतना ही ज्यादा आपको अच्छी मानसिक शांति और सुकून रहेगा। और ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा अपना समय, बहुत ज्यादा एनर्जी उन सब कामों में लगाते हैं कि भी सामान बढ़ा लिया, फिर उसको पोंछना है, उसको धोना है, उसे साफ करना है, उसे सुखाना है, उसी में लगे रहते हैं। और इसके कारण हम अपने कुछ क्रिएटिव काम, जैसे हमें पढ़ाई करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है, कुछ अच्छी बातें सीखने का हमें मौका ही नहीं मिलता, और हम इन्हीं सभी कामों में उलझे रहते हैं, लगे रह जाते हैं। तो हमें इन सभी बातों को बिल्कुल ध्यान देना है। बिल्कुल। और घाव पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने कि जब हम खाली रहते हैं ना, तो नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं, और हम ऐसे करते हैं कि कोई भी हो, किसी के भी अगर जीवन में कुछ दुख है, तो हमें उसे बार बार कुरेदना नहीं है, उस दुख की उन्हें याद नहीं दिलाना है। ये हमारी कोशिश होना चाहिए। एक मुहावरा है, घाव पर नमक छिड़कना। ये मुहावरा पूरी तरह से व्यावहारिक जीवन के अनुभव पर आधारित है। पुराने समय में और आज भी जाने अनजाने में अगर किसी कटे हुए स्थान पर नमक लग जाए, तो पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है। इसी भौतिक सत्य को इंसानी व्यवहार और भावनाओं पर लागू किया गया है। जब कोई व्यक्ति पहले से ही किसी मानसिक या सामाजिक कष्ट में हो और कोई दूसरा व्यक्ति उसे ऐसे ताने मारे, ऐसी बातें करे जिससे उसका दुख बढ़ जाए, तो उसे घाव पर नमक छिड़कना कहते हैं। बिल्कुल, ये बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी है। अच्छा, तो ये मतलब कितने अच्छे तरीके से उसको उन्होंने बताया है ना, समझाया, वर्णन किया है। तो हमारे एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि मुहावरा घाव पर नमक छिड़कने का अर्थ है किसी के दुखी या परेशान व्यक्ति को और अधिक कष्ट देना या उसकी तकलीफ को और बढ़ा देना। दुखी व्यक्ति को और अधिक परेशान करना, किसी पुरानी या ताजा पीड़ा को अपनी बातों या हरकतों से और उसको ज्यादा गहरा कर देना। ये मुहावरा वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित है। अगर शरीर के यही जो आपने जैसे तरह से बताया, तो वही बताने वाली बात को किस तरह से मानसिक पीड़ा होती है, इस तरह से करने थे। तो ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए इस तरीके की बातों को करने से, कि दूसरे को पीड़ा पहुंचाना वैसे भी अच्छा नहीं होता ना। कहते हैं ना, मुस्कुराहटों को बांटना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। दुखों को नहीं, दुखों को, ये किसी को पीड़ा देने से अच्छा है किसी को आप मुस्कुराहट दीजिए। हाँ, तो अब क्या करना है, एक गीत सुन लेते हैं। सुनते हैं गीत। जितने सागर में मोती चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। तुम्हें भेजा है खत में। खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्हीं ने सिखलाई। हाँ, तो सोनाली, क्या आप बताने जा रही थी मुहावरों के बारे में? एक हमारे साथी लिखते हैं कि घाव पर नमक छिड़कना भाई बहुत ही प्रचलित मुहावरों में से एक है, जिसके फलस्वरूप इस मुहावरे को इस प्रकार भी कहा जाता है कि जले पर नमक छिड़कना। इसका मतलब है किसी के दुख से दुखी नहीं होकर उसके दुख रूपी घाव पर शब्द बाण जैसे नमक का मौका देखते ही छिड़काव करते हुए अपने सहानुभूति को नहीं प्रकट करना ही है। क्या बात है।
और हमारे एक श्रोता जो लिखते हैं कि घाव पर नमक छिड़क यानी मुहावरा हमें ये सीख देता है कि संकट के समय लोगों को सांत्वना और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी की दुख को कम नहीं कर सकते तो कम से कम अपने कड़वे वचनों या व्यवहार से उसे और अधिक बढ़ाना भी नहीं चाहिए। ये मुहावरा भाषा को गंभीर, सटीक और मारक बनाने की क्षमता रखता है। एक साथी कहते हैं कि दोनों बातें किसी दुखी व्यक्ति को और अधिक दुख या कष्ट देती है। नौकरी छूट गई हो, इसके बाद अगर मकान मालिक किराए लेने आए तो ये घाव पर नमक छिड़कने जैसी ही बात होगी। और ये बहुत सारे साथियों ने इसी तरह की बातें लिखी है। कहते हैं कि कटे पर नमक छिड़कना और घाव पर नमक छिड़कना हिंदी का मुहावरा आम बोलचाल की भाषा में बहुतायत प्रयोग किया जाता है। इन सभी का अर्थ एक है, किसी दुख या परेशान व्यक्ति के दुख को और अधिक बढ़ा देना। जब कोई इंसान पहले से ही किसी मुसीबत, दर्द या सदमे में हो और कोई दूसरा व्यक्ति उस पूरी स्थिति में ताने मारकर, आलोचना करके, बुरी बात बोलकर उसे तकलीफ को और बढ़ा दे तो इसे ये मुहावरा कहा जाता है। बिल्कुल, अगर कोई दुखी है तो उसके ऊपर आप अपने शब्द बाण चला के उसे दुखी और बल्कि मरहम का काम करे अपने शब्दों के माध्यम से। और अब गीत सुन ले। बिल्कुल, गीत सुनते हैं। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। खूब चेहरा है तेरा, दोनों जहां है पागल, सामने तेरे है फीका वो हंसी ताज महल। तेरी जुल्फों ने सनम दिल मेरा बांध लिया, तूने ऐ जाने सितम प्यार का जाम दिया। जुल्फ की हम जवां जंजीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। ये तो दुनिया है यहाँ एक नहीं लाख हंसी, जो अदा देखी है तुझ में वो किसी में भी नहीं। सामना तेरा जब होगा तो कयामत भी होगी, आंख जब तुझसे मिलेगी तो मोहब्बत भी होगी। प्यार की हम अजब तासीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। तो आरती, हम श्रोताओं को, सखियों को धन्यवाद कहेंगे कि उनके इतने सुंदर कमेंट्स के कारण इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर सी समृद्धि आ गई और बहुत मजा आया उनके कमेंट्स पढ़ के। और आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं को भी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए आप और विविध भारती सुनते रहिए। और हमें दीजिए इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।